अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की जगह होता और अगर विपक्ष इस तरह तंज कर रहा होता तो मैं कसम से गांव में ग्राम प्रधान की तरह चुनाव कराता और सीना ठोक के कहता कि देखो मैंने बैलेट से चुनाव करा के चुनाव जीता है। तो जब कोई प्रधानमंत्री विपक्ष की बातों को माने ही ना तो फिर काहे की ताकत, फिर काहे की बातें, इसका मतलब आप बेईमानी कर रहे। लाल कृष्ण आडवाणी बोलते थे ईवीएम गड़बड़ क्योंकि चुनाव हारते थे। जिस दिन बागडोर हमारे हाथ में होगी या हमारे एलायंस के हाथ में होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, उसी दिन ईवीएम खत्म हो जाएगा। जैसे कि ईवीएम का मुद्दा था, इतना बड़ा मुद्दा था, कितने सारे सवाल उठे, ईवीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है ईवीएम। जिसने आवाज उठाई उसके ऑनर बदल गए, मीडिया हाउसेस के। जिस संगठन ने या जिस संस्था ने आवाज उठाई उसके डायरेक्टर बदल गए। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अरे कोर्ट मीडिया को छोड़ दीजिए एक तरफ, मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस बैठे हुए हैं और ईवीएम को ले नहीं, मैं कह रहा हूँ उस पर अलग बिल्कुल चर्चा कीजिए। मैं कह रहा हूँ ईवीएम जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, प्रशांत भूषण साहब वहां पर दलीलें दे रहे थे और बड़ी जबरदस्त उनकी दलीलें थी, एक एक चीज उनकी सुनी गई और उसके बाद फैसला हुआ। निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं, इस बात को बता सकते हैं, दलीलों पे बात की जा सकती है, लेकिन हमारे देश से भी ताकतवर देश इस दुनिया में है। निश्चित तौर पे उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आधुनिकता भी है, टेक्नोलॉजी भी है और दुनिया में उन्होंने अपना परचम भी लहराया है, आज भी है। उनके भी ये सवालात हैं कि ईवीएम से फेयर चुनाव नहीं हो सकता। ये दलील भी थी सुप्रीम कोर्ट में। जब कह रहा हूं दुनिया के देश कह रहे हैं, मशीन बनाने वाले देश कह रहे हैं, तो भारत में ही क्यों? मैं तो एक बात कहता हूं, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की जगह होता और अगर विपक्ष इस तरह तंज कर रहा होता तो मैं कसम से गांव में ग्राम प्रधान की तरह चुनाव कराता और सीना ठोक के कहता कि देखो मैंने बैलेट से चुनाव करा के चुनाव जीता है। विपक्ष मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था। मैं इस देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हूं, इस जनता का सबसे चहेता प्रधानमंत्री हूं, लेकिन क्या विपक्ष की किसी बात को उस ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने माना, एक्सेप्ट किया? विपक्ष ने कहा कि ये दिन है, इसको दिन कहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा नहीं ये तो रात है। बहुत जोर डाला गया तो कहा नहीं ये तो संध्याकालीन समय है, अभी रात नहीं हुई है। तो जब कोई प्रधानमंत्री इस विपक्ष की बातों को माने ही ना तो फिर काहे की ताकत, फिर काहे की बातें, इसका मतलब आप बेईमानी कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चुनाव हार जाता है वो हमेशा ईवीएम का रोनर होता है। और मैं एग्जांपल बीजेपी का ही एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, किताब लिखी ईवीएम गड़बड़। लाल कृष्ण आडवाणी बोलते थे ईवीएम गड़बड़ क्योंकि चुनाव हारते थे, इसलिए कहते थे। जो चुनाव हारता है वो कहता है ईवीएम में गड़बड़, उसको अपनी गलती नजर नहीं आती। मैं तो बीजेपी का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, नहीं थे सत्ता में तो ईवीएम गलत थी, आ गए सत्ता में तो ईवीएम ठीक है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, आपने मेरे ही मुख की बातें छीन ली, कह दी, तो मैं भी आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन पहले रोतड़ू भाजपा ही थे, पर साबित नहीं कर पाए ना। मैं एक मिनट, वो साबित नहीं कर पाए, ठीक है। सत्ता में आए, जिस सबसे पहले इस देश में मुद्दा किसने उठाया? बीजेपी ने उठाया, बिल्कुल राइट। कांग्रेस लेके आई, ओके। मैं कहता हूं कि जो तुमने मुद्दा उठाया था उसको खत्म कर देते कि नहीं, वी डोंट लाइक इट, मैं इसको नहीं पसंद करता, ये पार्ट नहीं होना चाहिए हमारे पूरे संवैधानिक ढांचे का। हम बैलेट से वोट डालेंगे, बेहतर तरीके से वोट डालेंगे, फेयर चुनाव कराएंगे। उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं, उत्तर प्रदेश के कई चुनाव मैंने देखे हैं, जो तांडव होते हैं चुनाव में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हम भी पश्चिम बंगाल की तरह इस सरकार से लड़ने लगे तो मुझे लगता है हर तीसरे बूथ में आगजनी हो जाएगी, हर जगह पे दंगा हो जाएगा। नहीं, पर मेरा ईवीएम वाला सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया जब वो चुनाव हारते थे, वो साबित नहीं कर पाए कुछ भी। उनको स्वीकार करना पड़ा कि यही ईवीएम है, इसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा और इसी से वो जीत कर आए। ठीक, मैं ये कहता हूं आज तक कोई साबित क्यों नहीं कर पाया? बीजेपी कहती थी गलत है तो वही साबित कर लेती, आज आप कहते हैं गलत है, आप साबित कर लीजिए, कोई साबित तो करके दिखाए ना। समाजवादी पार्टी का एक स्टैंड है, सदन में स्टैंड है कि हम भले 37+6 43 सीटें जीत के आए हैं, जिस दिन बागडोर हमारे हाथ में होगी या हमारे एलायंस के हाथ में होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, उसी दिन ईवीएम खत्म हो जाएगा। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, आदरणीय राज चंद्र जी ने सदन में कहा। बाकी कोई
क्यों नहीं बोलता? ना तो हम ईवीएम लाने वाले हैं कि हम लेके आए हैं, जो लाया है उससे सवाल पूछिएगा, और विदा करने वालों में हमारा, पर जो लेकर आए वो तो आपके साथ गठबंधन में है। तो उनको बोलना चाहिए कि वो क्यों ईवीएम के बारे में नहीं। अगर ईवीएम से फेयर चुनाव संभव ही नहीं है तो फिर तो आप कभी सत्ता में ही नहीं आएंगे। फिर तो अगर मेरे हाथ में कंट्रोल है और ऐसी मशीन मेरे पास है जो मेरे लिए ही काम करती है, मेरे इशारे पे चलेगी, मेरी प्रोग्रामिंग पे चलेगी, तो मैं तो कभी चाहूंगा ही नहीं कि कोई और जीते। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। बचपन में एक फोबिया होता था मुझे क्या, अमूमन ग्रामीण क्षेत्र के सभी बच्चों को। तब कंप्यूटर चलता था, कंप्यूटर को देखते ही हाथ पैर कांपते थे कि कौन सा बटन दबाएंगे तो चलेगा, कहाँ से ऑफ होगा और क्या प्रक्रिया होगी इसकी। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नहीं मालूम था, लेकिन उस फोबिया को खत्म किसने किया? डिजिटल इंडिया वालों ने नहीं खत्म किया, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खत्म किया। 20 लाख के आसपास लगभग लैपटॉप पूरे उत्तर प्रदेश में बांटे। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। ईवीएम जैसी चीज अगर कांग्रेस लेके आई थी और फेयर चुनाव के लिए लाई थी, क्योंकि उससे पहले ये कहा जाता था कि बूथ लूट लिए जाते हैं, बूथ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कहीं स्याही डाल दी जाती, कहीं कुछ कर दिया जाता है। इस देश में तमाम सारे दलों को, और दल क्या, कांग्रेस की सरकार एक छत्र राज था कांग्रेस का, उस पर यह प्रक्रिया थी। बीजेपी जैसे राजनीतिक दल ये सवाल उठाते थे। मेरा ये कहना है कि अगर कांग्रेस ने गलत किया था या वो एक गलत रास्ता था, लोकतंत्र के मंदिर तक जाने की गलत प्रक्रिया थी, तो बीजेपी ने उसको खत्म क्यों नहीं किया? सवाल ये है, सवाल उठाया बीजेपी ने, खत्म क्यों बीजेपी ने नहीं किया? कांग्रेस तो अब आएगी सत्ता में, या इंडिया अलायंस अब आएगा सत्ता में, आप अगर नहीं खत्म करेंगे तब आप मुझसे सवाल। पर सर मेरा प्रश्न ये था कि अगर ईवीएम मेरे कंट्रोल में है और ईवीएम से फेयर चुनाव संभव ही नहीं है, तो फिर आप जीत ही नहीं पाएंगे कभी चुनाव। देखिए, ये बात आप कह सकते हैं, देश बहुत बड़ा है। नहीं, ये ठीक नहीं है क्या? ये आप ही की तो दलील है। वो ठीक है, लेकिन आप ये तो फिर तो कभी बीजेपी चुनाव हारेगी नहीं। कभी मत कहिए। अरे भाई, ईवीएम अगर उनके कंट्रोल में है, अगर फेयर चुनाव होना ही नहीं है कभी भी, तब तो वो कैसे हारेंगे? फिर जनता फेयर करेगी, कैसे करेगी फेयर? मशीन तो वही है। क्यों? नशा उतरता है, बहुत सारे स्टेट में नशा भी उतरा है, बहुत सारे स्टेटों में चुनावी प्रक्रिया को बेहतर भी किया। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, समाजवादी लड़े, भिड़े और पूरी तरीके से जैसे चुनाव लड़ना चाहिए वैसे लड़े। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी चीजें की, लेकिन ये गंभीर सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप साबित कीजिए ना सुप्रीम कोर्ट पे, ताकि ईवीएम खत्म हो जाए। मुझे लगता है अगर इसी तरह की प्रक्रिया रही तो देश में शायद हो सकता है गृह युद्ध की स्थिति आ जाए। क्यों आप गृह युद्ध चाहते हैं? अरे ईवीएम गलत है, इतनी सी बात को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना। तो आप अगर इस सवाल को जोड़ दे के बार बार कहेंगे कि अगर जिनके हाथ में सत्ता है और ईवीएम अगर इस तरह के हैक करके लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर ये नैरेटिव, ये पूरा एक नजरिया बन गया जनता के बीच में, तो जनता गृह युद्ध की तरफ चले। पर आप इतनी छोटी सी बात के लिए गृह युद्ध क्यों चाहते हैं? छोटी सी बात, मशीन को अंदर टेक्निकल फॉल्ट है या टेक्निकली प्रोग्रामिंग गलत है, इसको साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने हैकेथन रखा, कोई हैक करने नहीं आया। कहाँ रखा? दलीलें रखी, उन्होंने कहा बिना छुए मशीन को आप इसको हैक कर लो। दलील क्या थी? कि बाहर से बैठकर कंट्रोल होती है, इसलिए कहा था कि हैक करके दिखाइए। अरे कुछ नहीं कहा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों ने ईवीएम बना बना के तरीका बताया, बीजेपी ने भ्रमित किया। सर मैं तो कह रहा हूं आप साबित क्यों नहीं करते? आने वाले समय में निश्चित तौर पे साबित होगा। तीसरा टर्म चल रहा है सर, बहुत देर हो गई। तो क्या कोई अमृत तो खा के आया एक नहीं है? राजनीतिक दल के तौर पर 3 टर्म आपको नहीं लगता बहुत होते हैं? आपको पहले साबित कर देना चाहिए। अंग्रेज 200 साल रहे, मुगल 500 साल रहे, तो क्या वो गए नहीं? क्या आप इंतजार करेंगे क्या? हम नहीं, हमारी पीढ़ियां इंतजार करेंगी। और ये लड़ाई बहुत पुरानी है विशाल जी, इस बात को हो सकता है आप मर्म को ना समझते हो, लेकिन आपके इस पॉडकास्ट को सुनने वाला देश का 85 से 90% आबादी समझती है इस बात को।